हेलो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के 28th प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का एक फेमस कोट है। व्हेन यू लूज योर मनी यू लूज नथिंग, व्हेन यू लूज योर हेल्थ यू लूज समथिंग, बट व्हेन यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। यानी कोई भी चीज हमारे कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमारी सक्सेस और पैसों से भी पहले जो लोगों में हमारी यूनिक आइडेंटिटी बनाता है वो होता है हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, जिसके बेस पर लोग हमें जज करते हैं कि हम कितने अच्छे, पूरे, स्ट्रॉन्ग या वीक कैरेक्टर वाले इंसान हैं। आज हम डिस्क्राइब करेंगे ऐसी 7 हैबिट्स जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल और पावरफुल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करेगी। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में भी यही आदतें होती हैं जो उन्हें नॉर्मल लोगों से बेहतर बनाती हैं। इन 7 आदतों में से पहली 3 आदतें हमें पर्सनल या फिर कहीं सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी और बाद की 3 आदतें इंटरपर्सनल डेवलपमेंट में, और लास्ट हैबिट हमें इन सभी 6 हैबिट्स को मेंटेन और एनहांस करने में हेल्प करेंगी। सभी आदतें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप इन सभी को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है हमारा थिंक प्रोएक्टिव। ऑथर बताते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और दूसरे प्रोएक्टिव। हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव यानी हमारी सिचुएशंस और कंडीशंस हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं। जैसे मान लो आपका बॉस आपको हर रोज सुनाता है या फिर बहुत बुरा बोलता है, या फिर आपकी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई। दोनों ही सिचुएशन में आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और अगर आप ये फ्रस्ट्रेशन घर पर या किसी और काम में निकालते हैं तो आप रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव लोगों की लाइफ ऐसी सिचुएशंस और एनवायरनमेंट के द्वारा कंट्रोल हो रही है। वहीं प्रोएक्टिव लोग इन सिचुएशंस को अपने काम और गोल्स के बीच में नहीं आने देते हैं। वो अपना मूड अपनी जेब में डालकर चलते हैं। अगर आपका बॉस आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, उसे अपने एम्प्लॉयज को सही से ट्रीट नहीं करना आता। आपको दूसरों की वजह से अपने आप को, अपने मूड को, अपने टास्क को नहीं इफेक्ट करना है। आपको अपने और अपने गोल्स के बीच इमोशंस को नहीं आने देना है। रिएक्टिव पीपल कुछ इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे मैं जिस सिचुएशन में हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। वहीं प्रोएक्टिव लोग अलग तरीके से सोचते हैं। उनकी थिंकिंग होती है कि देखते हैं इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, या फिर मैं अगली बार डिफरेंट अप्रोच फॉलो करूंगा। ऑथर कहते हैं कि जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपके फेलियर्स का कारण आप खुद हैं, उस दिन आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, और उस दिन आप अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोएक्टिव बनने के लिए दूसरा पॉइंट जो ऑथर बताते हैं वो ये है कि आपको सही जगह पर अपना टाइम और एनर्जी फोकस करनी है। वो बताते हैं कि हमारे लाइफ में 2 तरीके के सर्कल्स होते हैं, पहला सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में हमारी वो प्रॉब्लम होती है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे बॉस के गुस्से पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, या कि न्यूक्लियर वार हो जाए उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिन सिचुएशंस पर आपका कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचकर अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अब बात करते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की। इसमें वो चीजें आते हैं जिन्हें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपके इमोशंस, डिसीजंस और एक्शंस। प्रोएक्टिव पीपल अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर के ही काम करते हैं। अगर आपसे कोई ठीक से बिहेव नहीं करता है तो ये उसकी वीकनेस है कि उसे बिहेव नहीं करना आता है। प्रोएक्टिव लोग उसकी वजह से अपने एटीट्यूड नहीं बदलते हैं। प्रोएक्टिव पीपल प्रॉब्लम्स में फालतू का रिएक्शन देने के बजाय अपना टाइम एंड एफर्ट सही जगह पर लगाते हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट करने पर फोकस करते हैं। अब आती है हमारी सेकंड हैबिट, जिसका नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। सही मायने में इसका मतलब ये है कि हमेशा अपने एंड गोल्स को दिमाग में रखकर ही कोई भी काम शुरू करना। ऑथर कहते हैं कि बिना प्लानिंग के या फिर बिना अपने गोल्स को दिमाग में रखकर काम शुरू करना ऐसा है जैसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप काफी समय से चल तो रहे हैं पर पता नहीं कि जाना कहाँ है। सेकंड हैबिट को अच्छे से लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास अच्छे मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी लीडरशिप आपको बताती है कि आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, और अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स आपको उस रास्ते या उन गोल्स को पूरा करने में हेल्प करती है। जैसे अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो उसकी नींव रखने से पहले ही आप दिमाग में प्लान बना लेते हैं कि इतने रूम बनवाने हैं, एक स्टडी रूम बनाना है या किचन बनानी है, दरवाजे इस तरह से होंगे और लाइट्स इस तरह से होगी। सारे घर का ब्लूप्रिंट आप पहले से ही बना लेते हैं और फिर आप घर बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह लाइफ में भी आपको पहले शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने हैं, फिर प्लान करना है कि उन गोल्स तक आप कैसे पहुंच सकते हैं या पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा। और इसके लिए आपको ऑथर बताते हैं कि आपको प्रिंसिपल सेंटर्ड इंसान बनना है। यानी जैसे मान लीजिए आप सब मैरिड हैं और एक दिन आपकी वाइफ को इवनिंग में मूवी दिखाने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इवनिंग में आपको आपका बॉस पूछता है कि क्या आप थोड़ा देर रुक सकते हैं, कोई अर्जेंट काम आ गया है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग
डिसीजन लेते हैं। जैसे जो फैमिली और स्पाउस सेंटर्ड होंगे वो शायद अपने बॉस को रुकने से मना कर देंगे क्योंकि उन्हें फैमिली को टाइम देना है। जो मनी सेंटर्ड होंगे वो ओवर टाइम लगाकर पैसे का सोचेंगे और मे भी अपनी वाइफ को नेक्स्ट डे का प्रॉमिस कर देंगे। वहीं वर्क सेंटर्ड लोग सोचेंगे कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बॉस के सामने नंबर बनाने की, जो उसे फ्यूचर में अच्छा इंक्रीमेंट दिलवा सकती है। प्लेजर सेंटर्ड लोगों की चाहे वाइफ खुद ही अगले दिन जाने के लिए एग्री हो जाए, पर वो मूवी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऐसे ही अलग अलग लोग अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, पर हमें प्रिंसिपल सेंटर बनने के लिए प्रोएक्टिव थिंकिंग का यूज़ करना पड़ेगा। हमें इन सभी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और फिर एक सोल्यूशन निकालना है जो आपके लिए बेस्ट हो। जैसे हो सकता है आप अपने बॉस की बात सुनकर थोड़ी देर रुकें, पर सिर्फ उतना ही काम करें जिससे उस टाइम तक का काम चल जाए, और फिर अपनी वाइफ को किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा करें और फिर अगली सुबह जल्दी से आकर बचा हुआ काम पूरा कर दें। या फिर कोई अलग अप्रोच लें, पर डिसीजन जो भी लें वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर लें। हीट ऑफ द मोमेंट या किसी और बंदे के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ना लें। प्रिंसिपल सेंटर बनने के लिए आपको सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से देखना है, और जब आप अलग अलग तरीके से देखने लगते हैं तो अलग तरीके से सोचने भी लगते हैं और अलग तरीके से ही एक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हमारी थर्ड हैबिट की, जो है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का सीधा सीधा मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से काम को कितनी प्रायोरिटी देनी है। यूजली आजकल की जनरेशन की लाइफ में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट। हम अपने टाइम को 4 तरह की एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं, जिसे आप नीचे दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं। हम किसी भी एक्टिविटी को 4 तरीकों से डिफाइन करते हैं, या तो वो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी अर्जेंट है, और लास्ट ना तो वो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट। अर्जेंट काम वो होते हैं जिन पर हमें इमीडिएटली एक्शन लेना होता है, और इम्पोर्टेंट काम वो होते हैं जिनको करने से हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, बॉक्स 1 के अंदर की एक्टिविटीज अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों है। बॉक्स 2 के अंदर वाली एक्टिविटी को उसी वक्त तो कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, पर वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही बॉक्स 3 एंड 4 हैं। ऑथर कहते हैं कि हम में से मोस्टली लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बॉक्स 1 में स्पेंड करते हैं और बचा कुछ है थर्ड और फोर्थ बॉक्स की एक्टिविटीज में। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो बॉक्स 2 की एक्टिविटीज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं और हम उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है, इसलिए हम उन्हें कोई प्रायोरिटी नहीं देते और अपने आप को कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर उन्हें टाल देते हैं। जबकि बॉक्स 2 की एक्टिविटीज हमारे फ्यूचर ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं। बॉक्स 2 की एक्टिविटीज पर फोकस करने के लिए आपका प्रिंसिपल सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप स्पाउस सेंटर्ड, मनी सेंटर्ड, फैमिली सेंटर्ड जैसे सभी अप्रोचों से इफेक्ट होकर सारी जिंदगी बॉक्स 1, 3 एंड 4 की एक्टिविटीज में ही रह जाएंगे। बॉक्स 1 के काम अर्जेंट होते हैं, बट आप बॉक्स 3 एंड 4 में वेस्ट होने वाले टाइम को बॉक्स 2 में लगा सकते हैं। अब इसको अपनी एवरीडे लाइफ में उतारने के लिए आपको एक वीकली प्लान बनाना होगा, जिसमें आप अपने सारे वीकली टास्क एंड गोल्स लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें कौन से अर्जेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और उसी के बेसिस पर एक्शन लेंगे। अब आती है हमारी फोर्थ हैबिट, जो है थिंक विन विन। इसका मतलब है कि आपको कोई भी बिजनेस डिसीजन, मीटिंग या डील क्लोज करते वक्त हमेशा विन विन सॉल्यूशंस निकालना है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिससे दोनों ही पार्टीज का फायदा हो। इस तरह से सोचने वाला इंसान हमेशा एक अल्टीमेट लीडर की तरह उभरता है। अगर आज की बात करें तो मोस्टली लोग विन लूज अप्रोच को फॉलो करते हैं, जो कि सही नहीं है। सभी चाहते हैं कि वो हर आर्ग्यूमेंट में जीत जाएं। सबको दूसरों को नीचे दिखाने और अपने आप को ऊपर दिखाने में मजा आता है। ऑथर बताते हैं कि कुछ समय पहले वो एक रियल एस्टेट कंपनी को ऑर्गेनाइज करने और प्रोडक्टिव बनाने का काम कर रहे थे, और एक दिन उनके एनुअल फंक्शन में इकट्ठे हुए, जहां करीब 800 लोग थे, जिसमें से 40 टॉप परफॉर्मर्स को अवार्ड मिले। चारों तरफ खुशी का माहौल था, पर वहीं देखा जाए तो उन्हीं में से 760 लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ नहीं मिला था, या फिर कहीं वो बाकियों से हार गए थे। तो ऑथर और उनकी टीम ने इस सारे सिस्टम को विन विन अप्रोच के अकॉर्डिंग चेंज करने का सोचा और डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए, जिससे कंपनी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एम्प्लॉय एक साथ काम कर सके और सबको जीतने का बराबर मौका मिले। इसी तरह जब अगला साल आया तो कंपनी के 1000 एम्प्लॉयज में से 800 से ज्यादा लोगों को अवार्ड मिला, यानी 800 लोगों ने पहले से बहुत ज्यादा और अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि इस बार उन सब के पास बराबर अपॉर्चुनिटी थी और कंपनी को भी डबल से ज्यादा ही बेनिफिट हुआ। इसको कहते हैं विन विन अप्रोच, कंपनी भी खुश और एम्प्लॉयज भी। ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम सिस्टम में होती है, लोगों में नहीं। अगर आप विन विन सिस्टम बनाएंगे तो आप बिजनेस में कभी भी मार नहीं खाएंगे और लोगों की नजरों में भी एक बेहतरीन लीडर की तरह दिखेंगे।
मोस्ट ऑफ दी सिचुएशंस, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, विन विन सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। अब जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है, ये भी विन विन अप्रोच ही है। तो इस हैबिट की शुरुआत यहीं से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आती है हमारी अगली हैबिट, जो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। मान लीजिए आपकी आंख में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, और वो आपसे कहता है कि ये लो मेरा चश्मा, इसे पहन लो ठीक हो जाएगी। जब आप उसे पहनते हैं तो देखते हैं इससे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, और आप डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और तब डॉक्टर आपसे कहे कि मुझे तो इससे सही दिखता है, फिर तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा, तो क्या चांसेस हैं आप उससे अपना इलाज करवाएंगे जिसने आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुने बिना बस आपको चश्मा दे दिया। आई थिंक हम में से कोई भी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, लेकिन रियलिटी में हम भी ऐसा ही करते हैं। बिना सामने वाले की प्रॉब्लम्स जाने उसे अपनी एडवाइस देने लगते हैं, फिर चाहे वो एडवाइस उसके लिए किसी काम की ना हो। असल में हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एम्प्लॉइज, कस्टमर एक्सेट्रा किसी की भी प्रॉब्लम को डीपली नहीं समझते, बस अपना ज्ञान देना शुरू हो जाते हैं। आप अगर इनमें से किसी के भी साथ अच्छे और लॉन्ग टर्म रिलेशंस डेवलप करना चाहते हैं तो पहले उनकी प्रॉब्लम्स को उनके नजरिए से देखिए, अपने आप को उनकी जगह रख कर देखिए। अब यहाँ तक आपने ये तो सीख लिया कि समझना कैसे है, अब बारी है समझे जाना सीखने की। हम सभी को हमेशा उसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना अच्छा लगता है जो हमारी बीमारी को पहले डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, जिससे हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उन पर कि ये हमारी प्रॉब्लम को ठीक से समझ गया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ऑथर के एक दोस्त जो कि प्रोफेसर थे, उन्होंने ऑथर से कहा कि वो एक बेहतरीन रिसर्च पर काम कर रहे हैं जिसका आगे चलकर बहुत फायदा हो सकता है, पर उसके डिपार्टमेंट वाले उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो उसके प्रोजेक्ट के लिए उन्हें फंड्स नहीं दे रहे हैं, जबकि वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगा रहे हैं जिसके कारण उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? ऑथर ने कहा कि तुम एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार करो जिसमें सबसे पहले आपको उस दूसरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है जिस पर आपका डिपार्टमेंट पैसे लगा रहा है, और उस दूसरे प्रोजेक्ट को आप उनसे भी ज्यादा अच्छे से समझें और समझाएं, जिनसे कि आपके डिपार्टमेंट को लगे कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को बहुत अच्छे से समझते हैं। फिर आप उन्हें उसके फायदे और नुकसान बताएं। फिर धीरे धीरे कन्वर्सेशन को बढ़ाना है और उन्हें अपने प्रोजेक्ट के फायदे बताने हैं, और प्रोफेसर ने ऐसा ही किया, जिससे उनके डिपार्टमेंट ने उनके प्रोजेक्ट को भी बहुत ध्यान से सुना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा, और एंड में उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड्स भी मिल गए। टू बी अंडरस्टूड का मतलब यही है कि आपको सामने वाले को बताना है कि आप उनकी प्रॉब्लम को सच में अच्छे से समझते हैं, ना कि अपनी स्टोरी से कंपेयर करना है। हमारी अगली हैबिट है साइनर्जी, यानी वर्किंग टुगेदर। जब दो लोग या कंपनीज का कंबाइंड रिजल्ट उनके अकेले अकेले काम करने के कंपैरेटिवली ज्यादा आए तो उसे साइनर्जी में काम करना कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो 1 और 1 11 वाला फॉर्मूला होता है। इसे समझने के लिए आप एक बैंड का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर आप कभी किसी अच्छे सिंगर का गाना सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वैसे ही अच्छे गिटारिस्ट का गिटार और ड्रमिस्ट का ड्रम। पर अगर ये सभी मिलकर एक बैंड की तरह परफॉर्मेंस दे तो रिजल्ट्स कितने बेहतर होंगे आपको पता है। ऐसे ही जब आप साइनर्जिस्टिकली कम्युनिकेट करते हैं तो नई पॉसिबिलिटीज एंड ऑप्शंस निकल कर आते हैं। साइनर्जी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह के प्रॉब्लम्स में आपको एक अल्टरनेट सॉल्यूशन देती है, ऐसा जो आप अकेले नहीं सोच सकते। ऑथर बताते हैं कि एक बार एक कंपनी की मीटिंग हो रही थी जहां पर उन्हें अपने एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। पहले भी ऐसी मीटिंग्स हो चुकी थी जिनका कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कंपनी के सीईओ ने अलग अप्रोच फॉलो की। इस पर उसने मैनेजर्स के साथ साथ सभी एम्प्लॉयज को भी मीटिंग में इनवाइट किया और 1 महीना पहले ही मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स बता दिए ताकि सभी अपने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस लेकर आए। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई धीरे धीरे एक ने अपना सॉल्यूशन दिया, पर दूसरे एम्प्लॉय ने उस सॉल्यूशन पर एक प्रॉब्लम बताई जिस पर तीसरे ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, और ऐसे ही चौथे बंदे ने कोई नया ही सॉल्यूशन दे दिया, और सभी अपने आइडियाज बताने लगे और डिस्कशन और भी क्रिएटिव होने लगी, और सभी का सॉल्यूशन एंड आइडियाज से एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जो कि बहुत सक्सेसफुल हुई। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ साइनर्जी। एक साइनर्जेटिक कन्वर्सेशन के थ्रू आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस आपको उनके व्यूज जानने हैं, उससे उनके सॉल्यूशंस एंड आइडियाज लेने हैं और अपने आइडियाज के साथ कंबाइन करके एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना है। अब आती है हमारी लास्ट यानी कि 7th हैबिट,
शार्पन द सो। एक आदमी एक दिन जंगल से जा रहा था, वहां उसने दूसरे आदमी को देखा जो कि आरी से पेड़ काट रहा था। तो उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हो। उसने कहा कि दिखता नहीं, पेड़ काट रहा हूँ, 5 घंटे से लगा हूँ और बहुत थक गया हूँ। तो पहले आदमी ने कहा कि आप कुछ देर रुक के इस आरी की धार क्यों नहीं तेज कर लेते, इससे ये पेड़ और भी जल्दी कट जाएगा। तो दूसरे ने जवाब दिया कि धार लगाने का मेरे पास टाइम नहीं है और पेड़ काटने में बिजी हूँ, लेकिन अगर वो धार लगा लेता तो उसका काम आधे समय में हो जाता। हमारी 7th हैबिट भी कुछ इसी तरह है। वो हमारी ऊपर की 6 हैबिट्स को मेंटेन करने और जल्दी सीखने में हेल्प करती है, और इसके लिए हमें 4 तरह के ह्यूमन नेचर की डायमेंशंस को इम्प्रूव करना है। ये डायमेंशंस हैं फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल। ऑथर कहते हैं कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना वर्ल्ड की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें इसी बॉडी के साथ तो पूरी लाइफ निकालनी है। तो हमें इसे फिजिकली, सोशली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो बॉडी को फिजिकली मेंटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइज, जिमिंग एंड स्पोर्ट्स को अपनी एवरीडे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं और हमारी ऐसे ही और भी वीडियोस देख सकते हैं। और सोशल डेवलपमेंट के लिए आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन रख सकते हैं, जिससे आपको सबका इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। इन सभी आदतों से आप अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 7 आदतें जिन्हें हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में से लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।